हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ पॉलिसीज तैयार की जाती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद हम कुछ कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करने वाले हैं, खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पॉलिसीज होती हैं वो एक जो होल एक कंट्री होती है उसके लिए कुछ पॉलिसीज तैयार की जाती हैं। ताकि कौन करता है वो, उसको गवर्नमेंट करती है या स्टैट्यूटरी बॉडीज करती हैं, लाइक आरबीआई, सेबी। तो इसी तरीके की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वही ये पॉलिसीज को तैयार करती है। तो इनके मेन उद्देश्य क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे की सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ पॉलिसीज बनाती हैं। क्या क्या पॉलिसी होती है, सबसे पहले बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। भाई जो इकोनॉमिक्स है वो ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मींस ये नहीं होना चाहिए कि हमने कोई भी प्रोडक्शन किया है वो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, खाली इंडिविजुअली सोचा, हमने माइक्रो लेवल पर सोचा नहीं, उसका इंपैक्ट जो होगा वो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर होगा। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि वो जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारी अकेले एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा बल्कि होल इकोनॉमी के लिए। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी। भाई प्राइस ये नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट के अंदर अलग, एक स्टेट के अंदर अलग, एक स्टेट के अंदर अलग। प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह एक गुड्स का प्राइस सेम होना चाहिए। जो जीएसटी लगाया टैक्स लगाने के लिए वो इसी बेस पर लगाया गया था कि जो टैक्स स्टेबिलिटी हो सके, उसी तरीके से प्राइस स्टेबिलिटी भी होनी जरूरी होती है। देन उसके बाद आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ ऐसे पॉलिसीज तैयार करके चलती है ताकि जितने भी रिसोर्सेज है एक इकोनॉमी के अंदर उनको फुल्ली यूटिलाइज किया जा सके, उनका ऑप्टिमम यूज ना करके उनको फुल्ली यूटिलाइज किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। उसके बाद है एक्सटर्नल बैलेंस। जितने भी एक्सटर्नल आउटसाइड इफेक्ट होते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है वो हमारे इकोनॉमी को किस तरीके से अफेक्ट करके चलेगा, उसके प्रति स्ट्रेटेजी, उसके प्रति पॉलिसीज तैयार करना, वो एक्सटर्नल बैलेंस बना के चलती हैं ये पॉलिसीज। सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो सोसाइटी, अगर सोसाइटी को ध्यान में नहीं रखेंगे, हम सोशल इंपैक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या एक इकोनॉमी को डेवलप कर पाएंगे। एक इकोनॉमी के अंदर तो सारे के सारे पीपल्स आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होल आते हैं ना। तो यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव भी माइंड में रखा जाता है। इन पॉलिसीज को जब तैयार किया जाता है तो ये सोशल इफेक्ट को भी देख के चलते हैं, ओके, सोसाइटी के भी ध्यान में रखते हैं। तो ये थे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की जो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूज करने हैं। फर्स्ट वन इज रिवेन्यू। भाई रिवेन्यू की अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ मनी विच इज अर्न बाय बिजनेस ऑपरेशंस which is calculated by multiply the average sale price of a number of units sold। भाई जितनी भी हमने यूनिट सोल्ड की है किसी भी टोटल प्रोडक्शन की, उनसे जितना पैसा अर्न हुआ है वो रिवेन्यू कहलाता है। सो रिवेन्यू इज द अमाउंट ऑफ मनी अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड इट इज calculated by multiplying the average sale price by the number of यूनिट सोल्ड। जितनी यूनिट हमने बेची है उनसे जितनी हमें मनी रिसीव हुई है वो रिवेन्यू कहलाती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी बिजनेस या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी कैपिटल को या किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए कोई भी असेट खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म कोई भी चीज खरीदते, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट्स, ये सारे के सारे इन पे इन्वेस्टमेंट जो की जाती है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। इन पे जो हमने खर्चा किया जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं किया जाता। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड एज एनी एक्सपेंसेस incurred by an individual
a business or the government for the development of new capital assets such as machinery, building and so on. तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, मशीनरी आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, प्लांट्स, तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी एसेट, कैपिटल एसेट खरीदी जाती है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद है वेजेस रेट। भाई वेज रेट, अगर कोई भी लेबर है, उसने किसी भी गुड्स को खरीदा है या बेचा है, उसके प्रति जितना भी प्राइस चार्ज किया जाता है वो वेज रेट कहलाता है। किसके लिए? सेल और परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज। मान लो जो लेबर लगाया हुआ, जितनी भी उसको हम वेजेस या सैलरी वगैरह पे करते हैं वो वेजेस रेट पे होता है, कि उसको मान लो 1 घंटे के लिए उसको 200 रुपए दिए जाएंगे, 400 दिए जाएंगे, 500 दिए जाएंगे, तो ये वेजेस रेट फिक्स होती है। द वेज रेट इज द प्राइस चार्ज फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज। जितना भी कोई भी लेबर हमने लगाई है या लेबर हमने बेची है, कोई भी ये लेबरिंग एजेंसी भी तो होती है ना, तो वो जो प्राइस चार्ज करते हैं वो वेज रेट कहलाता है। उसके बाद है वेज लेबर। भाई वेज लेबर, अब क्या, वेज रेट तो हमने पढ़ लिया था, वेज लेबर है भाई जो वेज रेट पे हमने जितनी लेबर दी है, मान लो पर 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से हमने कितने लेबर भेजे हैं उनके पास, 2 लेबर भेजे या 1 लेबर भेजा है, वो वेज लेबर होता है। So wage labor is defined as a labor that is sold or purchased in exchange for a wage rate. जितना हमने वेज रेट पर जितने लेबर भेजे हैं वो वेजेस लेबर कहलाते हैं। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है जो अपना खुद का बिजनेस चलाता है, खुद के आइडिया से उस बिजनेस को चलाता है, ग्रो करता है, और जितने भी रिस्क होते हैं वो बियर करता है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसको वो अर्न करता है, मोस्ट ऑफ प्रॉफिट जितने होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर होता है एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो खुद का बिजनेस चलाता है। एन एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस बेस्ड ऑन एन आइडिया और अ प्रोडक्ट दे डेवलप्ड, अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड अर्निंग मोस्ट ऑफ द गेन। वो खुद के पैसे लगाता है, खुद का रिस्क लेता है, खुद उस बिजनेस को डेवलप करने की सोचता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है वो खुद ही करता है, तो वो होता है एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? तो ये थी कुछ कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी बच्चा कोई डाउट रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।